हेलो दोस्तों। आज जो है हम जीएसटी का जो है 5th यूनिट देखने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है और डिस्कस इट्स नेचर एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी इन इंडिया, है ना। अब कस्टम ड्यूटी क्या है, यदि हम शॉर्ट में बात करें तो इट इज अ टैरिफ या टैक्स बोल सकते हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है ना। दैट इज कस्टम ड्यूटी। अब पढ़ते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। हमने यूनिट फर्स्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। यस, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स लेविड इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है जो टैक्स चार्ज किया जाता है या जो टैरिफ चार्ज किया जाता है उसे ही हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। ओके, अब जो है क्या दिया हुआ है, इट इज एप्लीकेबल इन फॉरेन ट्रेड। जब फॉरेन ट्रेड होगा तब एप्लीकेबल हो जाएगी कस्टम ड्यूटी, आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर रेगुलेटिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का कंट्री के लिए जब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज इट कैरीज ए ह्यूज वैल्यू, है ना। तो ये एक अच्छा सोर्स है रेवेन्यू अर्निंग का फॉर द गवर्नमेंट। फिर कस्टम ड्यूटीज लेविड ऑन द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। दो टाइप ऑफ बिजनेस पे जो है कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी बात भी की थी। तो दो तरीके की ड्यूटी लग सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। यानी दो तरीके के बिजनेस, जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी एंड इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? व्हेन अ पर्सन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जब हमने गुड्स खरीद कर लेकर आए हैं इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। एंड टैक्स और ड्यूटी पेबल ऑन सच गुड इज इंपोर्ट ड्यूटी, है ना। और इस पर जो टैक्स या ड्यूटी पे होती है उसे हम कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। वैसे ही होती है हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी। व्हेन अ पर्सन सेंड्स गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री। जब हमने यहाँ से गुड्स किसी दूसरी कंट्री में भेजे हैं, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तब उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। और उस पर जो टैक्स या ड्यूटी पेबल होगी, सच विल बी नोन एज एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो हमें कस्टम ड्यूटी क्लियर हुई। कस्टम ड्यूटी ऐसी टैक्स है जो कि पेबल है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और यूजुअली ये जो है फॉरेन ट्रेड के समय ऑकर होता है और गवर्नमेंट के लिए इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अब बढ़ते हैं आगे विथ इट्स नेचर। नेचर ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो दोस्तों, जैसे कि हम हर बार बात करते हैं कि नेचर आपसे पूछें या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में, या फिर एलिमेंट्स पूछ लिया जाए या असेंशियल फीचर्स पूछ लिया जाए, तो भी हम आंसर सिमिलर लिखेंगे। दैट मीन्स हमें कस्टम ड्यूटी के बारे में लिखना है कि उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो सबसे पहले इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हमें पता है कि कस्टम ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, फिर जो है गुड्स अंडर कस्टम एक्ट। यस, गुड्स अंडर अगर कस्टम एक्ट की हम बात करें तो सेक्शन 222 के अंडर जो है गुड्स की डेफिनेशन दी गई है कि गुड्स का मतलब क्या होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिखिए आप मेरे साथ। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा गुड्स की डेफिनेशन में वेसल्स। दैट मीन्स गुड्स में क्या क्या कवर होता है जो कस्टम ड्यूटी जिस पे चार्ज होगी। तो वेसल्स, एयरक्राफ्ट्स, ओके, व्हीकल्स, फिर जो है आपका आ जाएगा स्टोर्स, ओके, देन बैगेज, कोई करेंसी होगी तो वो आ जाएगी। चौथा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, आप लोग भी लिखते जाइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो भी इसमें कवर हो जाएगी। दैट मीन्स कस्टम ड्यूटी में सेक्शन 222 में मेंशन किया है कि गुड्स में क्या क्या चीजें कवर होगी। गुड्स की डेफिनेशन बताइए। तो ये शॉर्ट में हमने देख ली कि इसमें ये चीजें कवर होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। यस, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। टैक्सेबल इवेंट
क्या होगा जब गुड्स जो है इंपोर्ट किए जाएंगे, ओके तो उस समय दैट मीन्स जब गुड्स को जो है हम बाहर से हमारी कंट्री में लेकर आ रहे हैं तो उस समय टैक्सेबल इवेंट कहलाएगा। शर्त ये होनी चाहिए कि वो गुड्स जो है आपके होम कंजप्शन के लिए नहीं होना चाहिए, ओके तो दैट विल बी ट्रीटेड एज, बोल सकते हैं हम कि दैट विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्टेड गुड्स, ओके। अब जो है नेक्स्ट टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, तो जब एक्सपोर्ट हुआ है तो उस समय जो ड्यूटी चार्ज होगी दैट विल बी टैक्सेबल, ओके। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी लेवाइड ऑन री इम्पोर्ट। कस्टम ड्यूटी जो है री इम्पोर्ट पे भी चार्ज होती है। अब री इम्पोर्ट क्या है, यदि हम बात करें री इम्पोर्ट की तो ऐसा गुड्स जिसको हम इम्पोर्ट कर कर लेकर आए थे हमारी कंट्री में, लेकिन किसी रीजन से जो है हमें उसको वापस से भेजना पड़ रहा है उस कंट्री में, और फिर वो वापस वहां पे इम्प्रूव होके फिर हमारे पास आएगी, दैट विल बी री इम्पोर्ट। तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार इम्पोर्ट पे लग गया है तो फिर नहीं लगेगी। जैसे कि यदि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो आपने कोई मशीनरी खरीदी थी अमेरिका से, ओके। अब जो है इसमें कुछ रिपेयर्स हैं, मशीनरी आपकी टेक्निकल बहुत एडवांस लेवल की मशीनरी आपने बुलवाई है आपकी कंपनी के लिए, तो उसमें रिपेयर्स करवाना है। अब इस रिपेयर्स के लिए आपकी मशीनरी जो है वापस कहाँ गई होगी, अमेरिका। आप लेकर आए थे तो उस समय आपने कस्टम ड्यूटी दी होगी। अब रिपेयर्स के लिए वो अमेरिका गई है, फिर अमेरिका से वापस आपके पास आई है, दैट इज इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है आपको कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। यस, सो दिस इज कस्टम ड्यूटीज लेविड ऑन री इम्पोर्ट। अब जो है ये नेचर देख लिया। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं कस्टम ड्यूटी के, लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट है हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, सबसे पहले तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होगी, दैट मीन्स जो नॉर्मल आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है उस पे जो आपको चार्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, दैट इज नोन एज बेसिक कस्टम ड्यूटी, है ना। वो किस पे दिया जाता है, असीसेबल वैल्यू पे दिया जाता है। असीसेबल वैल्यू यानी जो इनवॉइस वैल्यू होती है जिसपे हम टैक्स चार्ज करेंगे, ओके। अब ये यूजली जो है 5% से 10% के बीच में होती है। जैसे कि कोई बहुत कीमती सामान है या लग्जरी सामान है, आइटम है, तो उस पर 10% हो जाएगी। थोड़ा कम है तो 7%, फिर 5%, ऐसा 5 to 10% के बीच में बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। अब इसको निकालने का तरीका हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन प्रैक्टिकल में, बट हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। एसिसेबल वैल्यू, जो भी आपकी टैक्स इनवॉइस वैल्यू होगी वो, इनटू जो आपका रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी होगा वो, ओके, अपॉन 100। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकल कर आ जाएगी कि इतना चार्ज होगा, ओके। एसिसेबल वैल्यू में क्या होता है कि आपका प्राइस ऑफ गुड्स आ जाता है, उस पर आपने कुछ खर्चा किया है, यदि कुछ फ्रेट वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है तो वो सब चीजें ऐड हो जाती है, तो दैट इज विल बी एसेसेबल वैल्यू। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि एसेसेबल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद गवर्नमेंट जो है एक सरचार्ज जो है आप पर लगाती है। अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे करी है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है हमें देना पड़ता है, दैट विल बी, यस, लिख लेते हैं अपन। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हमने पे की है उसका 10% जो है आपको देना पड़ेगा ऐसा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, है ना। ये सबके लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल 30,000 अगर आपकी कस्टम ड्यूटी बन रही है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो उस पर 10% जो है आपको सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ेगा, दैट विल बी 3,000। तो ये वेलफेयर के लिए जो है सबको देना पड़ता है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। फिर इंटीग्रेटेड टैक्स फॉर जीएसटी, यानी हम बात कर रहे हैं टोटल टैक्सेस की। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो जब आपके गुड्स आए हैं, यदि यूजली हम इंपोर्ट की बात कर लें, गुड्स आए हैं तो वो पे करना पड़ेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, उस पर सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा, दैट विल बी 10%, ओके।
और उसके बाद जो है आपको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में IGST देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स, क्योंकि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज आउट ऑफ इंडिया से जो है गुड्स आया है, तो यहाँ पे जो है आपको IGST चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तो IGST चार्ज हो जाएगा। दिस आर द थ्री मेन, हम बोल सकते हैं जब भी आपका गुड्स आ रहा है तो ये 3 टैक्स तो आपको पे करने ही हैं। फिर सेफगार्ड ड्यूटी जो है, जब ऐसे कोई गुड्स जो कंट्री को ऐसा लगता है कि हमारे लिए जो है हार्मफुल हो सकते हैं, तो WTO के प्रोविजन या परमिशेबल लिमिट पे जो है ड्यूटी चार्ज की जाती है, दैट इज सेफगार्ड ड्यूटी, है ना। देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब कोई गुड्स जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू से कम वैल्यू पर लाया जाता है हमारी कंट्री में, तो तब जो ड्यूटी चार्ज होती है दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, सो ये कुछ ड्यूटीज हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। ओके, इसके अलावा जो है यदि हम बात करें एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट विल बी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, गुड्स के एक्सपोर्ट पर जो है चार्ज हुई है, दैट विल बी एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं हम, इसमें एक और दी हुई है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, दैट विल बी ऑन द, ये कंपल्शन नहीं रहती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, ये जो रहती है इट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन। यदि टैरिफ कमीशन को ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर गुड्स पे जो है हमें अलग से और टैक्स चार्ज करना है, तो जो है प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। ओके, सो हियर आर द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, जो हमने देखी, नेचर देख लिया और देखा कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग या जिसे लैंडिंग भी कहा जाता है, हो सकता है आपकी बुक में लैंडिंग दिया हो। फिर एक्सपोर्ट या रिपोर्ट, जिसे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी कहा जा सकता है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट इशू होगा या फिर मैनिफेस्ट वाला। ओके, माइनर सा डिफरेंस होता है। और फिर जो है शिपिंग बिल। सो लेट अस सी बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड, a legal document is filed by the importer or a custom agent on the arrival। जब गुड्स जो हैं इंपोर्ट किए जाते हैं, दैट मीन्स हम गुड्स को लेकर आए हैं, कहाँ से? बाहर से लेकर आए हैं इंडिया में, है ना। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है फिल होता है, किसके द्वारा? या तो इंपोर्टर करता है या वहां का कस्टम एजेंट करता है गुड्स के अराइवल पे, कि बिल जो गुड्स जो है वो आ गया है, दैट मीन्स उसकी एंट्री हो गई है। इट इज कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कस्टम क्लियरेंस, इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसीजर, एंड सबमिटेड टू द कस्टम डिपार्टमेंट। और ये बिल जो है कस्टम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। बिल ऑफ एंट्री नाम से भी क्लियर है कि जब गुड्स का अराइवल होता है इन द कंट्री, एट दैट टाइम जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब बिल ऑफ लैंडिंग या लैंडिंग की बात करें तो बिल ऑफ लैंडिंग इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कैरियर, या हम बोल सकते हैं कंपनी के द्वारा, जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, टू अ शिपर दैट डिटेल्स द टाइप, क्वांटिटी, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड, है ना। उस पर्टिकुलरली शिप में ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके गुड्स की पूरी डिटेल्स देता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ गुड्स को कैरी किया जा रहा है। अ बिल ऑफ लैंडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अ रिसिप्ट फॉर द शिप्ड गुड्स एंड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कैरियर एंड अ शिपर। दैट मीन्स जिसको, जिस कंपनी को, जिस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को हमने दिया होगा कि हमारा गुड्स कैरी करके शिपिंग कंपनी तक ले जाना है, ये उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है ये कैरियर के उसमें जो है हम ये पुटअप कर दें कि वो पर्टिकुलरली कंपनी जिसका गुड्स है ना, उस वो कंपनी भी यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, दैट इज बिल ऑफ लैंडिंग, जिसमें जो है डिटेल्स रिलेटेड टू द गुड्स जो है मेंशन रहती है। बिल ऑफ एंट्री जो है एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द गुड्स, ये डॉक्यूमेंट इशू होता है। हमने 2 देख लिए। अब जो है एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या जिसे एक्सपोर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, EGM इसको कहा जाता है। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट को इज द
is filed before the departure of the carrier and is considered to be the proof of shipment and export। ये क्या होता है, जो शिपमेंट कंपनी है वो कैसे प्रूफ देगी कि हमने गुड्स जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया है ना। तो उसका एक प्रूफ के तौर पे कि हमने शिपमेंट कर दिया है, गुड्स जो है हमने हैंड ओवर कर दिए हैं, जिस शिप से आए थे हमने वहां के कस्टम एजेंट को जो है वो दे दिया है। ओके, अब इन केस ऑफ vehicular transportation, a report similar to an EGM is required to be furnished। That means वैसे हम उसको क्या कहते हैं, यस, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। लेकिन यदि आपकी कोई व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कुछ गुड्स है तो उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। नाम रिपोर्ट या मैनिफेस्ट दोनों आएगा, सिर्फ गुड्स जो है आपका व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है, विच इज नोन एज एक्सपोर्ट रिपोर्ट, जिसे जो है हम एक्सपोर्ट रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, शिपिंग बिल क्या होता है उसको देखते हैं। इट इज द मेन डॉक्यूमेंट on the basis of which the custom offices gives the permission for export। शिपिंग बिल जो है मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे जो है ऑफिशियल्स जो है हमें परमिशन देते हैं एक्सपोर्ट की। शिपिंग बिल कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, कौन सा गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, द नेम ऑफ द वेसल, किस शिप में गया है, पोर्ट पे गया है, एट विच गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कहाँ पे गुड्स हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे देना है। दैट मीन्स गुड्स से रिलेटेड हर वो इंफॉर्मेशन जो शिपिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ेगी। एक्सपोर्टर्स नेम, एड्रेस एंड सो ऑन। एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल फॉर ऑब्टेनिंग कस्टमर क्लियरेंसेस। कौन प्रिपेयर करता है, एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है, ताकि जो है उसे परमिशन मिल जाए कि उसके गुड्स जो है बाहर जा सके, कस्टम से क्लियर हो सके। Thus we can say that the shipping bill is the bill which is prepared by the exporter and required for the custom clearance। उसको टैक्स भरना है, कस्टम से क्लियर होना है तो ही उसके गुड्स जो हैं बाहर जा पाएंगे, तो दैट इज शिपिंग बिल, ताकि उसके गुड्स जो हैं शिप्ड हो पाए, शिप में जा पाए, है ना, दैट इज शिपिंग बिल। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैलकुलेट सॉरी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। अभी हमने एसेसेबल वैल्यू देखी थी कैसे निकलती है, शॉर्ट में देखी थी, अब हम डिटेल में देख लेंगे। एंड कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी कैसे निकाली जाती है। तो हमने टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो पढ़ी है उसमें जो है अब हम देखते हैं एसेसेबल वैल्यू जो है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हम निकालेंगे तो उससे पहले हमें एसेसेबल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी गुड्स की, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। पहले तो एसेसेबल वैल्यू क्या है, जो ऑलरेडी हमने देखा है, कस्टम ड्यूटी इज पेबल ऑन अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफन कॉल्ड एसेसेबल वैल्यू या कस्टम वैल्यू। किसी परसेंटेज उस पर्टिकुलरली वैल्यू पे दिया जाता है, जिसे हम टैक्सेबल इनवॉइस भी कह सकते हैं। ओके, इसको हम देखते हैं। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। जब हम कस्टम ड्यूटी हमें चार्ज करेंगे तो हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी, सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, तो उसमें आपकी जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है जो आपके इनवॉइस पर दी जाती है वो आप लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसमें यदि कुछ कमीशन ब्रोकरेज लगा है वो, और ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऑलरेडी यदि इंक्लूड है तो हम अलग से उसको ऐड नहीं करेंगे। देन पैकेजिंग कॉस्ट यदि कुछ है, वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय बायर टू भी, उसको भी ऐड कर देंगे। सर्विस डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द बायर, कुछ सर्विस डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा। रॉयल्टी या लाइसेंस फीस है वो आपकी एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। अदर पेमेंट्स मेड टू द सप्लायर सेलर टू बी एडेड, इसके अलावा आपने किसी और चीज का कुछ पेमेंट किया है उस पर्टिकुलरली गुड से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट शुड बी एडेड, और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस कॉस्ट में भी अलग अलग कैलकुलेशन होती है कि प्रीमियम पे किया है कि नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने आइटम्स देखे, अब इसको हम फॉर्मेटिकल वे में देख लें कि किस तरीके से फॉर्मेट में हम एसेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे सामने फॉर्मेट है जिसको हमने पर्टिकुलर्स रुपीज एंड नेट अमाउंट में जो है उसको मेंशन किया है। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी जो आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर उसमें जो है हमें कुछ आइटम्स ऐड करने हैं, जैसे कि कमीशन टू एजेंट, यही हमने थ्योरेटिकली देखा। जब आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा
तब जो है दोस्तों आपको पॉइंट वाइज वो पॉइंट्स लिखने हैं और उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है। और इट्स बेटर यदि आपके पास टाइम है तो आप ये फॉर्मेट भी बना के आए, क्योंकि इट विल इम्पैक्ट अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, कमीशन के बाद फिर कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग यदि कुछ है वो, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस यदि कुछ है वो ऐड कर देंगे, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, अदर पेमेंट टू द सेलर्स। तो ये आ जाएगी आपकी एफओबी। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। ठीक है, ये टोटल वैल्यू ऑफ आपकी गुड की आ गई जो बोर्ड पे, मतलब जब हम शिपिंग पे लेके आए उससे पहले की गुड्स से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हमें लगी है ये वो है। फिर इसमें हम एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और भी, जैसे कि इसके बाद हमने एक्चुअली गुड्स की वैल्यू निकाली है, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको कैरी करने के लिए, है ना, गुड्स यदि कहीं जा रहा है तो वो ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, इफ प्रीमियम नॉट पेड, यदि प्रीमियम नहीं पे किया गया है तो हम एफओबी का 1.125% जो है चार्ज करेंगे। ये सब चीजें जो है हम निकाल लेंगे, यदि प्रीमियम और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस यदि कुछ है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। और फिर जो है आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, दैट विल बी योर असेसेबल वैल्यू, है ना। फिर जो है हमारी असेसेबल वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम असेसेबल वैल्यू जो है निकालते हैं। ठीक है, अब जो है बढ़ते हैं हम आगे। यस दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारे सामने एग्जाम्पल है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कस्टम ड्यूटी जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो लेट्स सी, एन इंडियन इंपोर्टर इंपोर्ट्स गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक है, एक इंपोर्टर है जो गुड्स को इंपोर्ट करता है 1 अप्रैल पे। टैक्सेबल वैल्यू जो है उसकी दैट इज 1 लाख रुपीज। ओके, उसके इंपोर्टेड गुड्स की जो वैल्यू है दैट इज 1 लाख रुपी। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% रेट दिया है, और जीएसटी पेबल आ जाएगा यहाँ पे। जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स इज, जीएसटी का रेट दिया है आपको 18%। कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेबल, किस तरीके से हम कस्टम ड्यूटी निकालेंगे, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर एंड रुपीज का एक कॉलम बना लिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी, हमने क्या देखा था, बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे निकलती है, जो आपकी क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो इनटू रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी अपॉन 100, तो हम उसको निकाल लेते हैं, दैट इज 10,000। कैसे निकाली हमने, 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100, तो जो है आपका 10,000। इसके बाद फिर क्या होता है, सरचार्ज चार्ज करते हैं हम, तो सोशल सॉरी हाँ सरचार्ज सोशल वेलफेयर वाला सरचार्ज दैट इज 10% ऑफ द बेसिक ड्यूटी। तो 10% ऑफ द बेसिक ड्यूटी कितनी आई है हमारी 10,000, तो बेसिक ड्यूटी पे सरचार्ज कितना हो जाएगा, दैट इज 1,000। ठीक है, ये निकाल लिया तो हमारा टोटल कर दिया हमने ए प्लस बी, तो 11,000 आ गया। फिर जो है अब हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे, दैट इज 18% दिया हुआ है। अब आईजीएसटी निकालने के लिए जितनी भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू आई है, टोटल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू प्लस टोटल वैल्यू जो हमने ड्यूटीज में दिया हुआ है, तो एसेसेबल वैल्यू तो हो गई हमारी 1 लाख प्लस 11,000 निकाला है, तो 1,11,000 पे जो है हम 18% चार्ज कर देंगे। तो निकालिए 1,11,000 इंटू 18/100, ये आ जाएगा आपका 19,980 जो है असेसेबल वैल्यू आ गई। ओके, अब इनको ऐड कर दें यदि हम, तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितनी बन रही है हमारी 3980, जिसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी में हमने आईजीएसटी चार्ज किया, टोटल आपको इतना कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, यानी आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा और उस पर कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ेगा। इस तरीके से कस्टम ड्यूटी पेबल जो है चार्ज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी पेबल जो है किस तरीके से चार्ज होता है।